सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पसमानदा डेमोक्रेसी से। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको इस चैनल का थोड़ा सा तारुफ़ कराता चलूं कि ये पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल दरअसल पसमानदा मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद, इनकी तरक्की, इनके मसाइल के ऊपर बात करता है। अब आपके अंदर ये सवाल पैदा होता है कि पसमानदा किसे कहते हैं, पसमानदा लफ्ज़ कहाँ से आया है। तो दरअसल पसमानदा लफ्ज़ जो है फ़ारसी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है छूटा हुआ, जो पीछे रह गया हो, यानी पिछड़ा। तो हम जब बात करते हैं पसमानदा, तो दरअसल पसमानदा एक सिर्फ लफ्ज़ ना होकर अपनी एक पॉलिटिकल शनाख्त बना चुका है और इसके अंदर कई सारी बिरादरियाँ आती हैं, जिसमें अंसारी हैं, इदरीसी हैं, कुरैशी हैं, राइन हैं। इस तरीके से बहुत सारी बिरादरियाँ हैं जिस पर हमने कई सारे डिटेल से वीडियो बनाए हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए हाज़रीन, आज के हम मौजू पर लौटते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस वक्त अपने आबाई वतन, जो एक मशरक़ी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही तारीख़ी शहर है, जो कि ताने बानों का शहर कहा जाता है, जो कहा जाता है कि शहर हुनरवरा हैं, यानी यहाँ हुनरमंदों का शहर है ये। तो यहाँ पर हम एक ही मऊ शहर की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत, जो तकरीबन पिछले 25 सालों से अपने वार्ड के मेंबर हैं और बड़ी ही सीनियर शख्सियत हैं, और इदरीसी समाज का जो है एक संगठन है जो ऑल इंडिया लेवल का यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट, इनके ये नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। तो मेरे ख़्याल से इतना तारुफ़ काफ़ी है, बाकी ये तारुफ़ खुद अपना देंगे। तो आइए हम बात करते हैं आज के हमारे मेहमान जनाब अब्दुल सलाम साहब, जो शामियाना के नाम से भी जाने जाते हैं। तो थोड़ा सा अपना तारुफ़ कराएं कि आप। अब्दुल सलाम इदरीसी है और हम लोग चूँकि मऊ में बेसिकली इदरीसी बिरादरी को बहुत लोग जानते नहीं हैं, इसलिए इदरीसी हम अपने नाम के आगे लगाते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा एक पॉलिटिकल कैरियर भी है। तो पॉलिटिकल कैरियर के नाते जो है एक ख़ास बिरादरी का नाम लगाना ये मुनासिब मैं नहीं समझता, इसलिए मैं अब्दुल सलाम इदरीसी न लिख करके अब्दुल सलाम ही लिखता हूँ। लेकिन यहाँ शहर में मेरा पेशा जो था वो शामियाने से था। मैं सबसे पहले जो मऊ में नगर पालिका का, मऊ में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका का चुनाव दिसंबर 1988 में हुआ था। 16 साल के बाद 16 साल तक नगर पालिका उस समय सुपरसीड थी, चुनाव नहीं होता था। लेकिन सन 1988 में पहली बार चुनाव ऑर्गेनाइज हुआ उत्तर प्रदेश में नगर पालिका का, तो मैं उस वक्त चुनाव लड़ा था और मैं चुनाव जीता था। इस तरीके से मैंने 7 चुनाव लगातार 5-5 साल पर लड़े हैं, जिसमें 2 चुनाव बीच में मैं हारा हूँ, लेकिन 5 चुनाव मैं जीता हूँ। पिछली बार मैं था, इस बार भी हूँ। पिछली बार तो मैं एक और चुनाव जीता था, वो जिला योजना समिति का चुनाव होता है जो पूरे लेवल में, ज़िले के लेवल में होता है, और नगर पालिका के जो सभासद होते हैं वही वोट देते हैं। तो उसमें मैं निर्विरोध चुना गया था। तो एक मेरी एक्टिविटी ये नगर पालिका से थी जो आज भी है, और अल्लाह का शुक्र है कि नगर पालिका में अब तक जितने सभासद हैं उस सबसे सीनियर मैं हूँ, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मैं हूँ, सबसे ज़्यादा मेरे अंदर एक्सपीरियंस है, जो पूरा नगर पालिका जानता है उसके अधिकारी जानते हैं। मेंबर साहब, आपने जैसे कि बताया कि आप इदरीसी समाज से आते हैं, तो आप सेक्रेटरी भी हैं, जो एक संगठन है, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा बताएं कि इदरीसी समाज के लोग जो होते हैं उनका पेशा क्या होता है, या इदरीसी जो लफ्ज़ आया है वो कहाँ से आया है, किससे ताल्लुक़ रखता है, और थोड़ा सा जो संगठन जो आपने बताया वो क्या काम करता है और उसके सामने क्या चुनौतियाँ और क्या मसाइल हैं, थोड़ा इस पर तफसील से अगर बताएं तो बड़ा ममनून रहूँगा आपका। देखिए, इदरीसी समाज जब हम इस लाइन में आए और इदरीसी जो वो थी तंजीम थी, उससे मैं जब जुड़ा और मुझे मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ गाँवों और कस्बों में जाना आना हुआ, तो मुझे पता चला कि शुरू में पहले इदरीसी को आम तरीके से दर्जी कहा जाता था, जिसे आज भी जो लोग इदरीसी नहीं जानते हैं वो दर्जी जान जाते हैं। उनको बताना पड़ता है कि हम दर्जी हैं, तो दर्जी कहा जाता था। और दर्जी ऐसी पहले ये कहावत थी कि 4 बिरादरियाँ, जिसके परचुनियाँ कहा जाता था, कि शादी ब्याह में जो है उनकी ज़रूरत हुआ करती थी। जैसे शादी में कपड़ा सिलना है, और उसके बाद नाऊ है, बाल बनाना है,
धोबी हैं, कपड़ा धुलना है। इस तरीके 3-4 बिरादरियाँ ऐसी थीं जो इस तरह के मौके पर शादी ब्याह या मरनी जेनी या कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम होता था तो उसमें इन बिरादरियों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, चाहे छोटे पैमाने पर बड़े पैमाने पर, तो उसको परचूनिया कहा जाता था। तो हम लोग उसी कम्युनिटी से जो इदरीसी आज कहा जाता है, तो दर्जी पहले थे और जिसे खयात भी कहते हैं, अरबी में शायद या फ़ारसी में उसको खयात भी कहते हैं। तो उसी बिरादरी से हम लोग बिलोंग करते हैं। जब हमारी अंजुमन ऑल इंडिया अंजुमन इदरीसिया कायम हुई इलाहाबाद में और हम लोगों ने उस पर गौर किया तो हमने कहा कि ये चूँकि नाम तो कई एक हैं लेकिन ये नाम ऐसा है जिसको लोग थोड़ा सा अच्छा नहीं समझते हैं, दर्जी। तो उसको हम लोगों ने जो पिछड़ी आप समाज की या गवर्नमेंट की जो वो लिस्ट है पिछड़ी जात की, उस लिस्ट में दर्जी ही का है। जैसे आपके यहाँ भी मोमिन अंसार नहीं लिखा हुआ है, जुलाहा लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से दर्जी उसमें लिखा हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट की जो ओबीसी लिस्ट है, हाँ, लेकिन हम लोग वो लखनऊ में जाकर के इसकी जो बैकवर्ड क्लास की जो कमीशन था वहाँ पर अप्रोच किया और हम लोगों ने उसको कहा कि नहीं, जहाँ दर्जी है उसके आगे ब्रैकेट में आप इदरीसी लिखिए, तो वो इदरीसी बना। इदरीसी इसलिए कहा जाता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने शुरू में उन्होंने सिलाई का काम किया था, सिलाई पेशे से वो जुड़े हुए थे, पहले आदमी थे जिन्होंने कपड़े की शुरुआत, सिलने की शुरुआत की थी, इसलिए हम लोग उसको जोड़ते हैं इदरीस अलैहिस्सलाम से। और तब हमने ऑल इंडिया अंजुमन इदरीसिया बनाया और उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों कस्बों में उसकी ब्रांचेस बनाई। लेकिन बाद में हम लोगों ने ये गौर किया कि इदरीसी जो है एक लफ्ज़ छोटा है। जैसे बहुत सी हर कस्बे में, शहर में कुछ तंजीमें होती हैं, अंजुमन फ़लाँ, अंजुमन फ़लाँ, अंजुमन फ़लाँ। आप देखते होंगे कि ये 12 रबीउल अव्वल पर जो होती है तंजीमें अलग अलग मोहल्लों की, वो फ़लाँ अंजुमन, फ़लाँ मोहल्ले के अंजुमन फ़लाँ। उसी तरीके से नौहा जो पढ़ते हैं ये भी अंजुमन, फ़लाँ जगह से अंजुमन आई है, फ़लाँ जगह से अंजुमन आई है। इसका अंजुमन का मफ़हूम जो है कि एक झुरमुट हुआ, छोटा झुरमुट हुआ। जब हम लोग अपनी तंजीम को मुख्तलिफ़ शहरों, मुख्तलिफ़ कस्बों में, मुख्तलिफ़ ज़िलों में हम फैला दिए तो अब झुरमुट नहीं रह गया, वसी हो गया। तो हम लोगों ने उसको यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के नाम से। ये कब हुआ यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट? ये अब डेट तो मुझे नहीं याद है, मुझे ख्याल है कि करीब 10 साल हो गया होगा। हाँ, तो यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट, जिसमें हमारे हाजी अब्दुल समद साहब बॉम्बे में रहते हैं, रहने वाले यहाँ गोंडा के हैं, वो ऑल इंडिया सदर हैं। हाजी मोहम्मद शमीम साहब इदरीसी हैं जो बॉम्बे में ही रहते हैं, वो भी गोंडा के ही रहने वाले हैं, वो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश ही में नहीं, उत्तर प्रदेश को भी अलग किया गया है। जैसे अलग पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा भाई स्टेट है ना, तो कैसे। तो मैं जो हूँ नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया हूँ उस तंजीम का, और इसकी कई बार जो है वो सम्मेलन हुआ। आपको याद होगा सन 80 में मुस्लिम इंटर कॉलेज में अंजुमन इदरीसिया के नाम से एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, और उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और हमारे उसको उद्घाटन के लिए, इफ्तिताह करने के लिए हम लोग बुलाए थे इमाम बुखारी साहब को दिल्ली से। मुस्लिम इंटर कॉलेज तभी बना नहीं था, पुराना ही था, वो पीछे वाला नहीं था जी, तामीर थी, मतलब पुरानी बिल्डिंगें थी जी, मंच वंच या और सब नहीं था। तो उसमें हमने बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई थी, और बहुत सारे इजला से हमारे, चाहे वो दानिश्वर हों, चाहे किसी उस पर पोस्ट पर हों, जजेस हों, या सरकारी व गैर सरकारी जितने मुलाजिम थे या जो काम करते थे, सारे लोगों को हमने बुलाया था। 3 दिन का वो सम्मेलन था। उसके बाद भी हम लोगों ने फिर कई कॉन्फ्रेंस कराई। फिर हम लोगों ने लखनऊ में कॉन्फ्रेंस कराई, वो रविंद्रालय में। अब हमारे ही बिरादरी के अब वीर अब्दुल हमीद इदरीसी का नाम आपने सुना होगा। वीर अब्दुल हमीद पहले इदरीसी नहीं जोड़ते थे, लेकिन जब लोगों को मालूम हुआ कि हमारी कौम से बिलोंग करते हैं, यूसुफपुर के रहने वाले थे, गाज़ीपुर जी, ज़मानिया नहीं, यहाँ पर आपके ज़मानिया नहीं है,
दुल्लापुर के पास वीर अब्दुल हमीद का घर है। वो हमारी खानवादा से थे और उन्होंने जिस तरीके से उस ज़माने में जब पैटर्न टंक अमेरिका का सबसे मशहूर पैटर्न टंक था और अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान पर था, हिंदुस्तान से दुश्मनी पाकिस्तान और इंडिया से थी, तो अमेरिका का पूरा झुकाव पाकिस्तान पर था और अमेरिका ने पाकिस्तान को ही पैटर्न टंक दिया था, अभी नया नया हुआ था। और जब वार हुई सन 65 की, उस वार में जिस तरीके से अब्दुल हमीद ने एक कोई गन आती है, उस गन से 7-8 टैंक को उन्होंने तोड़ा था, जो हिंदुस्तान में एक नाम पैदा हुआ और मरने के बाद उनको जो है परमवीर चक्र मिला। तो उनसे हम हर साल उनकी शहादत दिवस होती है 10 सितंबर हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जहां हमारी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं। अभी 10 सितंबर परसों है, कई जगहों पर मनाया जा रहा है। 12 सितंबर को हंडिया पड़ता है, हंडिया इलाहाबाद के पास, जहाँ भी कॉन्फ्रेंस है उसमें मुझे जाना है, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं। 10 सितंबर को सुल्तानपुर में है, गोंडा में है, फैज़ाबाद में है, कई जगहों पर है, ये मनाया जा रहा है। इसके अलावा इकबाल के बारे में आम तरीके से जो किताबों में आ रहा है, जो कॉलेजेस में पढ़ाए जा रहे हैं उर्दू के अदब के बारे में, उसमें अल्लामा इकबाल के बारे में पूरी डिटेल नहीं बताई गई है कि किस कम्युनिटी से हैं। उनके किरदार को तो बताया गया है, उनके अशार के बारे में बताया गया है, लेकिन वो कहाँ पैदा हुए, किस बिरादरी में पैदा हुए, उनका पेशा क्या था, ये नहीं बता रहा है कोई। और कुछ लोग बताते हैं कि वो कश्मीरी पंडित थे। मेरी यहाँ तक जानकारी है और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपको याद होगा आपके ज़माने में हुमा डाइजेस्ट, अल्लामा इकबाल नंबर, हुमा डाइजेस्ट निकलता था दिल्ली से। जी, मैं जानता हूँ, जंगपुरा से निकलता है। हाँ, और अल्लामा इकबाल नंबर 1 निकला हुआ था, जो पूरी हुमा जो है, हुमा डाइजेस्ट पूरी अल्लामा इकबाल के बारे में ही लिखी गई है। तो उनके वालिद ने, अल्लामा इकबाल हमारे जो दामाद हैं वो पीएचडी हैं, उर्दू के वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मोहम्मदाबाद संत गणिनाथ कॉलेज में। उनसे हमारी डिस्कशन होता है, क्योंकि उर्दू के वो प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है। वो मानने को तैयार नहीं थे। हमने कहा कि हुमा डाइजेस्ट वो रिसर्च करके पूरी डाइजेस्ट बनती है, और उसमें पाकिस्तान वो गए थे। पाकिस्तान में जहाँ उनकी पैदाइश हुई, तो जब बाप कहीं अपनी औलाद की पैदाइश पर वहाँ के नगरपालिका में कोई चीज़ लिखाता है, एंट्री कराता है, तो उस एंट्री में अपनी कम्युनिटी भी लिखवाता है कि आपका पेशा क्या है। तो उनके वालिद ने जो उसमें पेशा लिखवाया था खैयात, और उनके वालिद सिलाई का काम भी करते थे, सिलाई की उनकी दुकान थी। अल्लामा इकबाल भी शुरू में अपने वालिद के साथ काम करते थे, फिर बाद में तालीम के लिए वो आगे गए और करते रहे। लेकिन जो उस किताब में हुमा डाइजेस्ट में जो फ़ोटो है वहाँ का नगर पालिका, जो इस नगर पालिका में जहाँ पैदा हुए थे, और जो हाँ, तो उस नगर पालिका के रजिस्टर की उसमें कॉपी है, और उस कॉपी में जो कॉलम बने हुए हैं, सारे कॉलम उसमें दिए हुए हैं, उस पेशे में लिखा हुआ है खैयात। बिरादरी में वो खैयात लिखा हुआ है। खैयात माने दर्जी होता है, आप किसी से पूछिएगा, दर्जी होता है। पेशा भी उनका सिलाई का था, ये पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है। इसलिए मेरी डिस्कशन जब हुई तो वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने उनको जब हुमा डाइजेस्ट की वो किताब दिखाई, वो उनका रजिस्टर की फ़ोटो कापी दिखाई, तब वो माने। तो अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि इस पर बहुत बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डाइजेस्ट न मेरी कम्युनिटी का लिखा हुआ है, न हम लोगों ने लिखा है, और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही लिख दिया गया है। रजिस्टर की नकल है उसमें पूरी, तो उसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं। तो अल्लामा इकबाल भी हमारी कम्युनिटी से हैं। अब आता है मामला कि हमारी कम्युनिटी में दिक्कत क्या है, पेशा क्या है, क्या लोग कर रहे हैं। देखिए, सिलाई पेशा ये कदीमी पेशा है। आपको याद होगा कि जब इंसान अभी डेवलप नहीं हुआ था, तो वो
पत्तों के, कहते हैं ना कि एक शायर ने लिखा था कि पत्तों के लिबास में गैरत अजीज़ थी, पत्तों के लिबास में गैरत अजीज़ थी, तहज़ीब नौ में उरियाँ लगा मुझे, इंसान उरियाँ लगा मुझे। जैसे आज का जो इंसान है तहज़ीब याफ्ता ज़रूर है, लेकिन अखलाकियात उसके अंदर नहीं है, ईमानदारी नहीं है। तो उसी को कहते हैं कि पत्तों के लिबास में गैरत अजीज़ थी। उस वक्त इंसान जब पत्तों से अपना जिस्म ढांपा करता था तो उसके अंदर गैरत थी, अखलाकियात थे, ईमानदारी थी। आज वो बात नहीं है, सब कुछ है चमक धमक है, लेकिन वो बात नहीं है। तो सिलाई जो पेशा है, उस वक्त जब पत्तों के से इंसान अपना जिस्म ढांपा करता था तो उसी वक्त लोगों ने सिलाई का ईजाद की और कपड़ा सिलना शुरू किया। वहीं से ये सिलाई की ईजाद हुई है और तभी से वो हमारे पेशे से जुट गई। वो अब मॉडर्न जो है, आज की सिलाई के जो पेशे हैं वो बहुत डेवलप कर गए हैं, तमाम तरह के डिज़ाइन, तमाम तरह के उसमें फैशन। तो हमारी कम्युनिटी जो कि पिछड़ी हुई है, गरीब है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, सरकार का कोई उधर ध्यान नहीं है, तो जाहिर बात है कि वो धीरे धीरे और पिछड़ी होती पीछे पीछे जाती जाएगी। तो हम लोगों ने जो बनाया कम्युनिटी के लिए, अपने सोशल रिफॉर्म के लिए अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा डेवलप कराया जाए, एजुकेशन में, सोशल एक्टिविटीज़ में, माशी हालत में, डिज़ाइन में। तो इसीलिए हम लोग बनाए हैं। लेकिन चूँकि वसाइल हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे सिटी नहीं है, ऐसी आबादी नहीं है जहां मास लेवल पर हो ताकि लोगों का ध्यान हो। गांव में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां और कोई बिरादरी हो या न हो, लेकिन धोबी, नाऊ और दर्जी और लोहार, ये चार चीज़ें जो हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां आपको नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा। कोई बिरादरी मुसलमानों की न मिले, लेकिन दर्जी ज़रूर मिलेगा, इसलिए कि उनकी ज़रूरत है, उन्होंने बताया वहाँ उस ज़माने में। तो छोटी छोटी जगहों पर हमारी बिरादरी के लोग हैं, तो उनमें न एकता है, न उतनी सोच है, न समझदारी है, न एजुकेशन है, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज की पोजीशन ये है कि जो सिलाई का पेशा सबसे बेहतरीन पेशा था, जैसे जो राजा महाराजा नवाब हुआ करते थे, वो अपने घर में भी सिलाई के कारीगर को रखा करते थे, सिलाई के पेशे को। जो हमारे प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म या और जो बड़े लोग हैं, उनके यहाँ सिलाई के आदमी आज भी रहता है, उनका कपड़ा सिलता है। आप अलीगढ़ में चले जाइए, अलीगढ़ की जो शेरवानी बनती है, वो शेरवानी हमारे ही लोग वहाँ पर सिलते हैं, अलीगढ़ में ही। तो ये इज़्ज़त वाला पेशा है कि हम जैसे नाऊ हैं, बड़े अधिकारियों का सेव करते हैं, तो वो अपनी बात धीरे से मनवा लेते हैं कह करके, चूँकि उनके घरों में जाते हैं उनसे उसी तरीके से सिलाई पैसा है कि जब बड़े अधिकारियों से हमारे मेल जोल रहता है, हम उनके यहाँ जाते हैं, कपड़ा नापते हैं, सिलते हैं, पहुँचाते हैं, तो कोई बात हम कह देते हैं, तो ये पर्सनल उनका अप्रोच हुआ। मास लेवल में हमारी बिरादरी कोई काम नहीं हुआ। आज की जो पोजीशन ये है कि जो हमारे सिलाई के पेशे थे वो दूसरी कम्युनिटी में ने ले लिया। हमारी कम्युनिटी उसकी यहाँ कारीगर बन के रह गई है, समझ गया? सिर्फ एक वर्कर के तौर पर, हाँ, वर्कर के तौर पर काम कर रही है, ये ओनर नहीं है, मालिक नहीं है जी। जैसे आप चले जाइए वहाँ बिहार में, बिहार में आपको 80% जो अंसारी बिरादरी के लोग हैं वो सिलाई का काम करते हैं। अच्छा मेंबर साहब, एक सारे लोग जहाँ हैं तो एक बड़ी आबादी में है, तो वो जो भी बात उठाते हैं वो ईवान तक पहुँचती है, सरकार तक पहुँचती है। तो जैसे अशराफ के लोगों ने पिछड़ी जात के सारे लोगों को दबा के रखा है, उसी तरीके से बुरा न मानिएगा, अंसारी कम्युनिटी जो है, क्योंकि मास लेवल पर है, बिजनेस पेशे से भी डेवलप हैं उसमें बहुत सारे लोग, तो वो हावी हो गए हैं, वो अपनी बात तो करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी बिजली का मामला आता है, हैंडलूम कॉरपोरेशन का मामला आता है, पावरलूम पर सब्सिडी का मामला आता है, बिजली में पासबुक का मामला आता है। ये सारे जो डिमांड्स हैं, ये सारे डिमांड सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए मांगते हैं। दूसरी जो छोटी बिरादरियाँ पसमानदा हैं, उनके बारे में कभी आप सोचते नहीं हैं। हमारी जो कम्युनिटी है, इसके बारे में सबसे बढ़िया
दिक्कत यह है कि एक तो एजुकेशन नहीं है, माशी हालत से कमज़ोर हैं, इसलिए यूनाइट भी नहीं हो सकते, और इसी की वजह से हम अपने पेशे को छोड़ करके मज़दूर बन गए हैं, सिलाई मज़दूर। तो आज की हमारी जो मज़दूरी है वो आप भी जानते हैं, जो आपके यहाँ बुनकर मज़दूर हैं उनकी क्या पोजीशन है। मार्केट ख़राब है, लूम भी बंद हो गया, काम भी नहीं मिल रहा है, पैसा भी नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम है कि हमारे जो सिलाई से जुड़े हुए लोग हैं वो अब मज़दूर बन के रह गए हैं। आज जो फैशन का ज़माना है इसमें ज़्यादातर 50% से एबव जो है वो आ गया रेडीमेड ने ले लिया है जी। और रेडीमेड ने जो बड़े पैमाने पर लोग रेडीमेड का काम कर रहे हैं वो किसी कम्युनिटी के लोग हैं। ज़्यादातर जो पैसे वाले हैं वही रेडीमेड का काम कर रहे हैं। तो उस रेडीमेड के कारोबार ने सिलाई पेशे को और कमज़ोर कर दिया है। तो हमको जीने के लिए सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा, हमारी और आपकी कम्युनिटी को मिलकर के इनको भी सोचना पड़ेगा। जैसे आप अपने या अंसारी जो हैं वो अपनी डिमांड को रख रहे हैं सरकार के सामने, तो उसमें इन छोटी छोटी बिरादरियों को, अगर पसमानदा की आप बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है पसमानदा में सिर्फ अंसारी तो हैं नहीं, इदरीसी भी हैं, नाऊ भी हैं, हमारे धोबी भी हैं, हमारे मेहतर भी हैं, हमारे वो हैं आपके शीशागर हैं, रंगरेज हैं, तमाम बिरादरियाँ हैं, छोटी छोटी हैं। ईमानदारी से आप कि भी जितनी बिरादरियाँ हैं हर बिरादरियों के मसाइल को आप जोड़िए और जोड़ने के बाद उसकी आप लड़ाई लड़िए, तब तो एकता रहेगी, इत्तेहाद रहेगा। ये समझेंगे कि नहीं आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ में हमारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप अपनी बात करेंगे कि बड़ी मछली है छोटी में मछली को हजम कर जाएंगे, तो ये दिक्कत होगी, फिर यूनाइट नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेंबर साहब इतना कीमती वक्त देने के लिए। जी, हमारा मकसद भी यही है कि जो पसमानदा में भी जो और भी बिरादरियां हैं जिनका अमूमन ज़िक्र नहीं होता, आपने उनका ज़िक्र भी किया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम मज़ीद जो है और भी दूसरी पसमानदा बिरादरियों के पास जाते रहेंगे, जो उन समाज से जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो पॉलिटिकल फिगर हैं, उनके पास जाएंगे और उनकी अपनी प्रॉब्लम, उनकी परेशानियां और उनके समाज के जो भी मसाइल हैं उसको आपके सामने तक लाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पसमानदा होने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हम उमूमन जो है लाइक और सब्सक्राइब के लिए अपनी जो है दरख्वास्त नहीं डालते हैं, शायद इस वजह से हम लोग थोड़ा बहुत पीछे भी रह जाते हैं। तो आपसे एक और मेरी मोदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को, इस चैनल को जो है इंट्रोड्यूस भी कराएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।